नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। भारतीय अवाम ताकत दल का लक्ष्य दो ही है। एक है अपना देश, अपना मुल्क भारत जो कि सबसे प्यारा है, जो सबसे सर्वोच्च है, और हमारे देशवासी, हमारी अवाम, हमारे भारतीय भाई बहन, ये सिर्फ दो ही लक्ष्य हैं। और मैं समझता हूँ कि यदि दोनों लक्ष्यों के विषय में स्पष्टता हो जाए तो किसी को भी और भ्रम नहीं होना चाहिए। अब ये देश कैसे मजबूत होगा? जबकि लोग मजबूत होंगे। लोग कैसे मजबूत होंगे? जबकि लोग एक होंगे, एक साथ होंगे। और एक साथ कब होंगे? जबकि बराबरी के आधार पर, समान इज्जत और प्रतिष्ठा के आधार पर, समता के आधार पर अर्थात भारतीयता के आधार पर लोग एक होंगे और एक साथ होंगे। इस जो ये भारतीय अवाम ताकत दल स्पष्ट कर रहा है, यही स्पष्टता हमारे जो महान राष्ट्रभक्त रहे हैं, देश के लिए कुर्बानी दी है और उन कुर्बानी देने वालों राष्ट्रभक्तों ने यही दृष्टिकोण इसी दृष्टिकोण से आज़ादी की जंग लड़ी है और उन्हीं के प्रेरणावश जो है ये भारतीय अवाम ताकत दल ये चला रहा है। अब इसके जब ये भारतीय एकता और भारतीयता के माहौल के लिए जब प्रयास कर रहा है तो देश में जो विखंडनकारी ताकतें हैं, जो उसी समाज के विखंडन के आधार पर अपना एक स्वार्थनीति और उस स्वार्थनीति के इन समूह ने राजनीति नाम देखा है। वो नाम भी गलत है, वो राजनीति है ही नहीं, बल्कि एक घटिया किस्म की एक निहित स्वार्थ नीति चलाने का एक वो षड्यंत्र है। तो उसको इन्होंने वो राजनीति नाम दे रखा है। तो वो इसमें सक्रिय हैं। दुर्भाग्य यह है कि हमारे भारतीय भाई बहन अभी भी ऐसी शक्तियों के मोह माया जाल में फंसे हुए हैं और अभी भारतीय समाज का कुछ ऐसा तबका रह गया है जो कि देश की अहमियत और अपने मुल्क की अहमियत, मुल्क की मजबूती और गौरव और अवाम की अहमियत और उसकी एकता जो है बराबरी और समता और समान प्रतिष्ठा और इज्जत के आधार पर इसको समझने में अभी उसको संकोच हो रहा है। कुछ ऐसा तबका है। भारतीय अवाम ताकत दल
यानी इस तरह की समस्या से अवगत है। एक तो ये है, दूसरा कुछ जानबूझ करके नफरत फैलाने वाले गिरोह इसमें काम कर रहे हैं। अब तक तो ये था, एक जो है पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह, जो कि जो कि देश के दुश्मन हैं, जिन्होंने इस देश को अभिशाप दिया है, और जो खुद ही इस देश के लिए अभिशाप हैं, वो मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ये दो बड़े गद्दार, दो बड़े अभिशाप। इस पर पुष्पेंद्र कुलशेष जैसे लोग कभी भी खुल के नहीं बोलते हैं। जब उनका संदर्भ आता है तो बस उनको छू के चले जाते हैं। और एक पंथ पर, इस्लाम आस्था पंथ पर किसी भी संदर्भ में वो उनका अंतिम जो है, उनका जो उपसंहार होता है, उसका लक्ष्य होता है उस पर आक्रमण करने का। और जितनी भी एकता की अवधारणा है उसका वो मजाक उड़ाते हैं। देखिए, ये तमाम उदाहरण इसलिए दिए जा रहे हैं कि इस देश को आवश्यकता है एकता की, इस मुल्क को आवश्यकता है भारतीय एकता की। और जो लोग राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हैं और राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके हमारे देशवासियों को, भारतीय समाज के उन तबकों को धोखा दे रहे हैं, राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके। और जब उनको राष्ट्रवाद के इस मुखौटे के आधार पर जब ऐसे भारतीय समाज के ऐसे लोगों का तबका, जो कि राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए, सर्वोच्च मानते हुए, राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति के नाम पर उनको वोट किया था, और आज उनके राष्ट्रवाद की असलियत भी सामने आ रही है कि अब उनके राष्ट्रवाद का ये जो अभी ये बीजेपी की बात हो रही थी, तो थोड़ा वक्त के लिए अभी इनका वर्णन अभी छोड़ दें। अभी बात हो रही थी पुष्पेंद्र कुलशेष की, जो कि इस समाज में और पिछले इतिहास में जिन लोगों ने एकता के लिए कोशिश किया, एक भाईचारा, भारतीय भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब, द्वाबी संस्कृति, ये सबका वो मजाक उड़ाता है वो पुष्पेंद्र कुलशेष। उसके नमूने जरा देखिए। भाईचारा को कहता है कि वो तो भाईजान हो गए, मतलब हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को कहता है कि वो तो भाईजान हो गए और हम चारा हो गए। मतलब अब जो है वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भड़काता है कि वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन तो भाईजान हैं, और हमारे ये हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज वो चारा हो गया। इस तरह से भड़काता हो, इस प्रकार मजाक उड़ाता है गंगा जमुनी तहजीब का भी और द्वाबी संस्कृति का। तो ऐसे लोग इस समाज के बहुत ही खतरनाक शत्रु हैं, दुश्मन हैं। और जो भी समाज के खतरनाक शत्रु हैं, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम समझ ले कि इस समाज को कमज़ोर करने वाली शक्तियां पहले से पड़ी हुई हैं, जो कि चीन की फंडिंग से भारत के अंदर चीन के इशारे पर इस समाज को कमज़ोर करना चाहती हैं। तो पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह जो है, या पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह जैसे लोग उसी जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस और कम्युनिस्टों के एजेंडे को चला रहे हैं, भेष बदल करके, इन्हें डिस्गाइज, इन्हें कैमोफ्लेज्ड वे
ये समझने की आवश्यकता है। और इसीलिए भारतीय अवाम ताकत दल हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से कहना चाहता है कि भारतीय समाज का जो ये हिस्सा है हमारा, माने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो समाज का जो हिस्सा है अपने भारतीय समाज का, उसमें से कुछ लोग कुछ तबका कुछ हिस्सा जो है छोटा ही सही, वो इसे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह का शिकार हो रहा है, उसका ऑडियंस बन रहा है, उसका श्रोतागण बन रहा है, उसके यानी मोह माया जाल में फंसा हुआ है, जो कि इस तरह की साजिश समाज को कमज़ोर करने वाली जो साजिश वो चला रहा है। और जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और वाम दलों के एजेंडे और उनके मंसूबों को पूरा कर रहा है, ये समझ जाए। और ये उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जो कि भारतीय समाज को मजबूत देखना चाहते हैं और भारतीय समाज की मजबूती के आधार पर अपने मुल्क भारतवर्ष को मजबूत देखना चाहते हैं। उनके लिए ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, क्रूशल है, वाइटल है। अब वामपंथी इतिहासकारों ने, बात सही है, वामपंथी के माने कि जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों ने जो खुराफातें की हैं, जो बदमाशियां की हैं, कि वो हमारे जो अमर शहीद रहे हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी की खातिर अपने प्राण सहित सब कुछ भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर किया, फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा, उनको महत्वहीन करने के लिए, उनको पृष्ठभूमि रखने के लिए जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकारों ने, और वो चाटुकार इतिहासकारों का भारतीय जनता ताकत दल ने इसी यूट्यूब के माध्यम से किसी एपिसोड में वो बताया हुआ है। वो चाटुकार जो इतिहासकार हैं, उनके कुछ नाम हैं। वो नाम है, एक है बिपिन चंद्रा, जो कि मूलतः वो अंग्रेजी में ही लिखता था, बाद में मैं हिंदी में लिखने लगा, लेकिन मूलतः अंग्रेजी में लिखता था। वो हिमाचल प्रदेश का है और मृत्यु से पहले वो एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट का चेयरमैन था। वो तो जीएनपीसी ऐसे लोगों को नक्के पर बैठाती ही है। तो बिपिन चंद्रा वो इतिहासकार। इसके बाद आता है मृदुला मुखर्जी। इसके बाद आता है ये रोमिला थापर। इसके बाद है इरफान हबीब, आरसी दत्ता, रामचंद्र गुहा। ये सब जो है बड़े खतरनाक किस्म के जीएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार हैं, जिन्होंने इन देश के दुश्मनों को, जो इस देश के सबसे बड़े अभिशाप हैं, गांधी और नेहरू को, उनका महिमा मंडन किया। और जिन लोगों ने मतलब कि देश की आज़ादी के लिए अपना प्राण सहित सब जो है सर्वस्व न्यौछावर किया, उसको हमेशा पृष्ठभूमि में रखा। उसके महत्व को जनमानस में आने नहीं दिया। ये षड्यंत्र किया जीएनपीसी के इन चाटुकार इतिहासकारों ने। तो उसको सुधारने की जरूरत है। अब इसको जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह जो है, वो वामपंथी इतिहासकार का करके फिर वो चला जाता है मुगलों को, और उसकी मानसिकता बस यही होती है, मुगलों को भी एक गुलामी का काल वो बताता है। भाई मुगल, देखिए ये प्रकरण कई बार आया है, इसको समझने और समझाने की आवश्यकता है।
मुगल आए वहाँ से मंगोलिया से, पहला आया वो बाबर आया, इसके बाद उसके वंशज यहाँ पर शासन किए, जो भी व्यवस्था दी है। और उन्होंने कई व्यवस्थाएं दी हैं। अकबर जो है, अकबर के ज़माने में एक वो थे टोडरमल, जमीन का बंदोबस्त, भूमि का बंदोबस्त या लैंड सेटलमेंट का उन्होंने एक सिस्टम दिया, जो कि आज भी वो हमारे समाज के लिए बहुत उपयोगी और कारगर है। अकबर ने लोगों को वो एक करने के लिए तमाम पंथ के गुरुओं को, मैंने जो मौलवी लोगों को, पंडित लोगों को, और भी ईसाई के जो पादरी लोगों को इकट्ठा करने के लिए बहुत कोशिश किया उसने। आप इतिहास में आप इतिहास में कोई भी उसको पढ़ सकता है। वो इबादत खाना उसने बनवाया, और वजूदे तौहीद करके भी एक चलाया था, मैंने उसकी कोशिश थी। लेकिन पांथिक कट्टरता इतनी ज़्यादा थी कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश उसने किया था। और वो जो कट्टर किस्म के ये मौलवी और मुल्ला थे इस्लाम आस्था के, उनका वो शिकार भी हो गया। तो और उस जमाने में जबकि मानवतावादी फलाने ढकाने, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ऐसे कोई वो अवधारणा नहीं थी। उसने अपने अकल से, और अकबर के, देखिए अकबर के पहले जितने भी या मुस्लिम शासक थे, और जब भी कहीं वो युद्ध होता था और वो जीतते थे, तो उनकी बेटियों से, उनकी बहनों से वो शादी करके वो ले जाते थे। और फिर वो जो बहुत जो वही बेटियां और बहन जाती थी, फिर वो अपने पिता को, फिर उनका अपने पिता से कोई संपर्क नहीं बनता था। पिता और माता भी भूल जाते थे ऐसी बेटियों को। ये बहुत एक दुखद वाली बात थी। अकबर पहला शासक था जिसने अपने रिश्तेदारों को वो सम्मान दिया। ये सब जो कि समाज को मजबूत करने वाली बातें हैं, ये कभी सब कहते नहीं हैं। और मान सिंह की बहन जो जोधा आई थी, पूरा सम्मान दिया, पूरी पांथिक आज़ादी भी दी। वो जहाँ पर वो रहती थी, वो कृष्ण का मंदिर जो भी वो करती थी, इसकी पूरी व्यवस्था थी। लेकिन उसके इसके महत्व को भी पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे मानसिकता वाले उसको नकारते हैं। उनके ज़माने में राणा प्रताप भी थे। भारतीय अवाम ताकत दल ये कहता है कि इस देश के लिए राणा प्रताप भी आदरणीय है, सम्माननीय है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुगल सम्राट अकबर जो है आदरणीय सम्माननीय नहीं है। अकबर भी और उसी तरह से सम्माननीय है जिस प्रकार से राणा प्रताप। अब इन दोनों की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता क्या है, उसके पचड़े में पड़ करके हम अपनी भारतीय एकता को उस खतरे में डालें और उसको प्रभावित करें, ये कभी भी जो है वो बुद्धिमत्ता नहीं है। लोगों की भूतकाल में, ऐतिहासिक काल में अपनी जो है राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा रही होगी, राजनीतिक जो है उनके समीकरण रहे होंगे, और राजनीतिक जो है वो प्रतिद्वंदिताएं भी रही होंगी, तो रही होंगी। तो वो इस देश के लिए, हमारे पूरी भारतीय अवाम के लिए दोनों आदरणीय है, यानी महाराणा प्रताप भी और अकबर भी। और उनके जो योगदान है वो भी उसी प्रकार
जो जो शिवाजी हैं वो आदरणीय हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो औरंगजेब जो है वो आदरणीय नहीं है, वो भी हैं। तो अब उनकी आपस में क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा की टक्कर रही, आपस में क्या राजनीतिक जो है वो प्रतिद्वंदिता रही, ये इतिहास की बात है। उसको लेकर के हम आज की जो है वो भारतीय एकता को वो तबाह करें, उसको नष्ट करें, ये कभी भी जो है ये भारतीय बुद्धिमत्ता नहीं कहती है। वो चोल काल में जो एक चोल के राजा थे, वो वहाँ पर जो कावेरी नदी के तट पर उनकी राजधानी थी, वो इतने प्रतापी थे कि वो वहाँ से आकर के हर्षवर्धन जो कि इतने प्रतापी थे राजा, उनको हराए थे। और इसी प्रकार उनका नाम भी पड़ा था कि गंगाई कोंडा चोलापुरम करके इसी नाम उनका पड़ गया था। अब कोई ये हर्षवर्धन और जो है वो जो चोल के राजा थे, उनकी प्रतिद्वंदिता को लेकर के इसमें अपने वर्तमान के भारतीय समाज में कोई भेद विभेद नफरत कमजोर करने की बात करे तो ये कतई जो है उसके लिए अनुमति नहीं है। तो हमारे माने इसे भारतीय इतिहास में जो अपने छोटे जो उनके राजा माने जो उनके रियासत रही, राजा रहे, नवाब रहे, जो भी रहे, आपस में उनके जो प्रतिद्वंदिताएं रहीं, आप या म्यूचुअल जो राइवलरीज जो रही, उसके चलते हमको वर्तमान का जो भारतीय एकता है उसको प्रभावित नहीं होने देना है। कहने के सारा बस इतना ही है। तो इसलिए कदापि जो है हम जो है वो महाराणा प्रताप का सम्मान करें और अकबर का न करें, शिवाजी का सम्मान करें और जो है वो औरंगजेब का न करें, ये बहुत ही गलत है। मुगल काल का बहुत बड़ा योगदान है। शाहजहां का जो न्याय पद्धति है और उसके न्याय के प्रति संवेदना में किसी एपिसोड में बताया गया था। तो ये सभी जो है हमारे राष्ट्रीय गौरव है। और जो मुगल काल में जितने जो है भवन बनाए गए, जो इसमें हमारे माने वो राष्ट्रीय स्मारक हो गए हैं और हमारे पर्यटन उद्योग की बुनियाद हैं, तो हमेशा जो है वो ऐतिहासिक गौरव के रूप में हमेशा याद किए जाने चाहिए। ये सभी जो है भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। और ये बात जो है पिछले कुछ एपिसोडों में बताया भी गया था कि हमारा जो मौर्य काल है, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसके बाद वो उनके बेटे बिंदुसार के बेटे अशोक, ये सभी पूरी वंशावली जो है वो आदरणीय है। गुप्त काल थे, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य प्रथम, उनके पुत्र जो है समुद्रगुप्त और उनके पुत्र जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, इस प्रकार गुप्त काल है और हर्षवर्धन का है। और जो है और भी वंशावलियाँ और माने डायनेस्टीज हैं। उत्तर भारत में चौहान वंश है, चंदेल वंश है, राजपूतों का भी है, और दक्षिण भारत में भी है। आपका राष्ट्रकूट है, सतवाहन है, और पल्लव वंश है, चोल वंश है, चेर वंश है, और एक और नाम भूल रहा है, चेल है, माने चेर है, चोल है, पांड्य है, पल्लव है, और राष्ट्रकूट, सतवाहन, एक आध और फिर छोटे और हैं। कदम्ब है, गंगा है, और उड़ीसा में खरवेला वंश है, और यहाँ पश्चिम बंगाल में सेना है, प्रद्योत वंश है, वहाँ आपका आसाम में तमाम वंशावलियाँ हैं। ये सभी हमारे राष्ट्रीय गौरव हैं।
इनकी आपस की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा की जो टक्कर या राजनीतिक या प्रतिद्वंदिता को अपने मस्तिष्क में रख करके हमारे वर्तमान जो है भारतीय एकता को प्रभावित किया जाए, ये कदापि जो है भारतीय जो है मानसिकता को ये मंजूर नहीं है। बस तो बात हो रही थी कि ऐसी मानसिकता जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह जैसे की मानसिकता के कुछ लोग हैं, वो मुगल काल को भी अंग्रेजों के काल से की तरह जो है वो गुलामी के काल की तरह वो बताना चाहते हैं। और कोई कट्टरवादी तो ऐसे कहते हैं कि ये अंग्रेज आए तो ठीक रहा, कम से कम जो है मुगलों के शासन का अंत तो हुआ। इसके विषय में और ये भूल जाते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हमारे हिंदू और मुसलमान साथ मिलकर लड़े थे। 1857 की लड़ाई का कोई भी अध्ययन कर ले तो उसको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। और इसीलिए उसमें के क्रांतिकारियों ने ज़रा भी नहीं ख्याल किया कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, सभी इस देश के भारतीय हैं। उन्होंने बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम बादशाह थे वो मुग़ल सल्तनत के, और उनकी सेहत उनका स्वास्थ्य गवाही नहीं दे रहा था, उनको अपने जो है 1857 की क्रांति का नेता बना दिया। और उन्होंने कबूल कर लिया अपनी सेहत को उसके अनुकूल न रहते हुए भी इस महत्व को भी वो नकारते हैं ऐसे कट्टरवादी तत्व। और अंग्रेजों ने उनको बागी नेता मान लिया और इसी कारण उनको बंद करके वो जो है वो रंगून भेज दिया। और रंगून में ही उनका देहांत भी हो गया। और उन्होंने आत्मकथाओं में लिखा भी कि हमको इस बात का बहुत मलाल है कि इस दुनिया से रुखसत करते समय हमको खुद की ज़मीन और खुद की ज़मीन से उनका एक ही तात्पर्य था, भारत की ज़मीन, भारत की मिट्टी, मंगोल की नहीं। ये सभी जो है भारतीय भाई बहनों को समझने की आवश्यकता है। लेकिन फिर इसको भी कट्टरवादी तो सभी नहीं, कट्टरवादी वो कहते हैं कि अंग्रेज आए तो ठीक हुआ। और ये माने इतनी बड़ी मन में नफरत। दुर्भाग्य ये भी है कि जो ये कट्टरवादी नफरत फैलाते हैं वो जनमानस में किसी न किसी रूप में वो ट्रिकल डाउन होकर के, परकुलेट होकर के थोड़ा थोड़ा उसका अंश कहेंगे दिखता है। और इसी प्रकार जो मानसिकता विकसित होती है, ये हमारे देश की खतरनाक जो ताकतें हैं, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी कागज और वाम दल को ऐसी ही मानसिकता जो है उनके लिए एक उर्वरक भूमि लगती है और इसी पर वो साजिश की खेती करते हैं। ये समझने की आवश्यकता है। और इस प्रकार से तो इसका एक नमूना जरा आप सुन लीजिए कि जो इस तरह के कट्टरवादी जो सोच रहे थे कि भाई वो माने अंग्रेज आए तो ठीक रहा, मुगलों के शासन का अंत हो गया। तो एक पांडे जी मिले थे, बातचीत उनसे हो रही थी, तो बोले थे कि सिंह साहब जो है वो अंग्रेज़ों या मुग़लों की भी गुलामी थी और कम से कम अंग्रेज़ों ने मुग़लों की गुलामी अंत कर दिया, वो ठीक आए, कम से कम मुग़लों के शासन का अंत तो हुआ। हमने उनसे एक सवाल किया कि पंडित जी ये बताइए, एक पांडे और थे, मंगल पांडे, उन्होंने इन्हीं अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान दे दी थी, वो शहीद हो गए थे और देश उनको एक अमर शहीद के रूप में याद करता है। सवाल यह है कि आपके अनुसार आप ये बताइए कि यह देश मंगल पांडे की उस शहादत जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते वो जो कि शहीद हो गए थे,
उस पर अभिमान करे कि वो आप जैसे पांडित जैसे लोगों की बातों पर यकीन करे। बताइए ना, ऐसे लोगों को जब आप इस तरह से सवाल किया जाता है तो बस वो चुप हो जाते हैं। उनके चुप होने का मतलब नहीं कि वो आपकी बात को मान गए, बस वो शांत हो गया। फिर कोई मौका मिलेगा तो फिर इसी तरह की जो है वो नफरत वो फैलाते हैं। तो ऐसे तत्व जो है अभी इस भारतीय एकता के लिए शत्रु बने हुए हैं। तो सवाल इस बात का है कि पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह ही वो सक्रिय नहीं है, अलग अलग जगहों से ये असदुद्दीन गिरोह भी एक है। वो चुनाव लड़ने के लिए बड़ा आतुर रहता है। जब भी कोई चुनाव आता है, पश्चिम बंगाल का चुनाव आया, बिहार का चुनाव आया, उत्तर प्रदेश सोचा कि ये तो बहुत बड़ी वो उपजाऊ जमीन है, यहाँ से तो दिल्ली की भी सत्ता मिलती है, तो कूद पड़ा। लेकिन उसको नहीं भूलना चाहिए, वो अपने एक छोटे भाई को भी इसी क्षेत्र में पाल रहा है, जिसने कभी कहा था कि सिर्फ 15 मिनट के लिए सेना पुलिस हटा लीजिए तो मैं कितनी इसी देश में मारकाट वो मचाता हूँ। ऐसे लोग भी हैं। नफरत माने उनके मन में क्या जहर भरा हुआ है। ऐसे लोगों को पाल रहा है वो असदुद्दीन ओवैसी। हालांकि एक बार वो पूछा भी गया था कि भाई कि आपके भाई ने ऐसा कहा था, तो उसका बड़ा घिसा पीटा उसका वो था उदाहरण कि भाई ये तो न्यायालय का मामला, न्यायालय फैसला करेगा, ऐसा। तो और अब सवाल यह है कि सिर्फ पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह असदुद्दीन ओवैसी गिरोह ही नहीं है। एक गिरोह और सुनने को आया कि वो मनवादी और गैर मनवादी चलाने वाले, और वो किसके नाम पर? बाबा साहब के नाम पर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था कि हम एक जाति विहीन समाज का निर्माण करने के पक्षधर हैं, और उन्हीं का नाम लेकर के मायावती और काशीराम क्या बोले कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये पूरे समाज को पूछना चाहिए कि क्या बाबा साहब का ये आदेश, ये उनका उपदेश कि एक जातिहीन समाज का निर्माण करना है, क्या इसी आधार पर करना था कि तिलक तराजू और तलवार और उनको मारो जूते चार? और इनकी यानी क्या करने के दोगलापंथी देखिए कि जब इनको लगा कि इस हथियार से तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार से सत्ता हासिल नहीं हो सकती, तो जिनको जूते मार का जिनके खिलाफ ये अपमानजनक ये नारा दिए थे, उन्हीं को मिलाने के लिए उसी हमारे भारतीय समाज के उसी तबके को मिलाने के लिए एक चमचा ढूंढा सतीश चंद्र मिश्रा। और वो चमचा आज वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है। तो एक तो वो कर रहा है, दूसरा वो ये मनुवादी और गैर मनुवादी करके एक नफरत फैलाना। तो कहने का मतलब कि अकेला पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह, असदुद्दीन ओवैसी गिरोह नहीं है, ये मनुवादी गैर मनुवादी की नफरत फैलाने वाले भी उसी स्तर के, उसी टक्कर के हैं और उतने ही खतरनाक हैं। पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह हिंदू सनातन की रट मारता है। वो हिंदू सनातन हमारी जो परंपरा है, जो हमारा जो सभ्यता है, जो उसकी मान्यता है, बहुत बहुत पुरानी है, और हमेशा से वो समावेशी, उसका दृष्टिकोण हमेशा से समावेशी रहता है कि भाई कोई आस्था, कोई विचार उससे अलग भी है तो भी उसका सम्मान करना है। और ये बात
स्वामी विवेकानंद ने जब पहली बार यानी भारतीय दर्शन का परिचय करवाया विश्व से, शिकागो अमेरिका में, यही बात बोली थी। वो अंग्रेजी में हम बोल देते हैं। उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड डिस्कसेज ऑन दिस और दैट बट इंडिया बिलीव्स इन दिस एंड दैट। ये शब्द बड़े छोटे से हैं, लेकिन इनके अर्थ, इनके इम्प्लीकेशंस और इनका संदेश बहुत व्यापक है, बिल्कुल समावेशी है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया बस इसी पर बहस करती है, दिस और दैट, कि ये सही है कि वो सही है, ये बड़ा है कि वो बड़ा है, ये छोटा है कि वो बड़ा है, बस यही इसी पर पूरी बहस चलती है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने ये कहा, और वो भी जो है हमारा जो सनातन माने हिंदू सनातन की आस्था से प्रेरित होकर के उन्होंने कहा कि जो भारतीय दर्शन है वो ये कहता है कि दिस एंड दैट, कि ये भी सही है, वो भी सही है, हम भी सही हैं, आप भी सही हैं। ये दर्शन है वो हिंदू सनातन का। आज उसको ये कलंकित कर रहा है पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह। तो हिंदू सनातन दर्शन हमेशा समावेशी रहा है। कुछ दुरुपयोग जरूर हुआ है। मान लीजिए इस्लाम के नाम पर कुछ माने जो अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाले कुछ ऐसे तत्व रहे हैं जो कि नाम लिए हैं इस्लाम का, और उन्होंने मारकाट मचाई है तमाम जो है वो मध्य एशिया और कहाँ यहाँ करते हैं। वो इस्लाम नहीं है। किसी का नाम लेकर के अपने निहित मंसूबों को पूरा करना, ये अक्सर ये ऐसे मान धोखेबाज तत्वों का माने कृति रही है। अब देखिए, बाबा साहब का नाम लेंगे, बाबा साहब कह रहे हैं कि भाई जात भी समाज बनाना है और जात को तोड़ने का ही क्या वो काम करेंगे। प्रभु राम श्री राम का नाम लेंगे और मस्जिद तोड़ेंगे। अल्लाह का नाम लेंगे और आतंकवाद वो फैलाएंगे। तो नाम लेने से कुछ नहीं होता। दूसरी प्रकार जो है विस्तारवादी अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले मारकाट के द्वारा, हिंसा के द्वारा माने और क्या कहने के अपने जो प्रतिद्वंदी साम्राज्य को हराने के लिए तमाम, और नाम किसका लिया? इस्लाम का। तो बदनाम भी हुआ वो। लेकिन भारतीय दर्शन करता है, भारतीय दर्शन या हिंदू सनातन दर्शन, और वैसे भी इसके यदि वो तो अपने स्थान पर है, वैसे भी इस्लाम पंथ भी महान है और भाईचारा का, सुकून का वो संदेश देता है। कुछ कुरीतियों के ऊपर कुछ कहा जा सकता है, लेकिन उस कुरीतियों को, उन कुप्रथाओं को दूर करने की जिम्मेदारी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की है। लेकिन उनको हम ऐसा माहौल दें और ऐसा उनको वातावरण दें और ऐसा उनको सद्भाव के माहौल में लाएं कि वो खुद सोचें कि भाई कि ये कुप्रथाएं जो कि मानवीय मूल्यों के खिलाफ हैं, वो क्यों चलें भाई। इसलिए कि सबसे बड़ा जो अवधारणा है वो मानवता। और ये बात जो है वो अम्बेडकर जी ने भी कहा, हमारे बाबा साहब ने भी कहा था, ये बात बोली थी कि हम विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, लेकिन हमको वो धर्म मंजूर नहीं है जो कि धर्म को लक्ष्य के रूप में साधें और जो है मानवता को साधन के रूप में प्रयोग करें, बल्कि हमको वही धर्म मंजूर हैं जो कि मानवता को लक्ष्य के रूप में साधें और धर्म को साधन के रूप में प्रयोग करें। तो मानवता तो लक्ष्य तो होना चाहिए। हर एक धर्म का, हर एक पंथ का ये फर्ज होता है कि वो मानवता के लक्ष्य को प्राप्त करे।
तो इसलिए मानवीय मूल्यों पर के आधार पर यदि कोई कुरीत या कुप्रथा है भी हमारे इस्लाम आस्था में, तो ये बिल्कुल खुले मन से वो, और खास करके वैज्ञानिक युग में, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के युग में वो विचार करेंगे। लेकिन कुप्रथा कुरीत कहाँ नहीं है, हर जगह है। इसके लिए किसी आस्था पर प्रहार करना वैसे भी अपराध है, और खास करके भारतीय एकता के लिए तो खैर ये बहुत जरूरी है। तो वही अपराध ये कर रहा है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। तो खैर बने अपराध नहीं है, यह भारतीय वामपंथी के दल को पूरा अंदेशा है कि निश्चित जो है जीएनपीसी की फंडिंग पर और वामपंथियों की फंडिंग पर उन्हीं के एजेंडे को चला रहा है, जो कि चाहते हैं कि हमारे भारतीय समाज में नफरत फैलती रहे और हमारा समाज में नफरत भेद विभेद ये फैलती रहे, हमारा भारतीय समाज कमज़ोर होता रहे, ताकि वो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, झंडा चौकड़ी काकस और वाम दलों की साजिश जो है वो निरंतर चलती रहे। इस भारतीय समाज को कमज़ोर करके भारत को अंदर से कमज़ोर करने की उनके मंसूबे जो है पूरे होते रहे। इस संबंध में भारतीय वामपंथी दल ने बराबर कहा कि हमारा लक्ष्य, ये हमारा मुल्क भारतवर्ष और हमारे देशवासी, हमारे भारतीय भाई बहन होना चाहिए। और कुछ देशों की मिसाल है, जैसे अपना जापान देश है। जापान द्वितीय विश्व युद्ध में जब उसके ऊपर 2 एटॉमिक बम यानी परमाणु बम गिराए गए अमेरिका के द्वारा, तो वो तबाह हो गया था। उस तबाही के राख से वो उठ खड़ा हुआ तो कोई मौलिक बात रही होगी, कोई फंडामेंटल फैक्टर रहा होगा। वो ये था जो है राष्ट्रभक्ति सच्चे अर्थों में, और उसका एक, और आज भी लोग नमूना देते हैं कि देखिए भाई, ये जापान की गाड़ी है, ये देखिए जापानी वो टेक्नोलॉजी है, और दुनिया में माने जो बिजनेस और जो तकनीकी जो है वो ऊंचाइयां, उसमें बहुत आगे है जापान। तो ऐसे नहीं है। उसका नमूना एक सुनिए। किसी एक औसत जापानी से पूछा गया कि मान लीजिए कि आपके सामने एक दुविधा भरी स्थिति हो कि आपके पिता और आपका बौद्ध धर्म के बीच में, कि एक के मरने के बाद भी, एक को मारने के बाद ही दूसरे को बचाया जा सकता है, तो आप क्या करेंगे? तो उस जापानी ने कहा कि हम अपने पिता को मार करके अपने बौद्ध धर्म को बचाएंगे। तो इस तरह के जवाब को सुन करके फिर उससे सवाल किया गया कि उससे भी अधिक ये विकट सवाल ये है कि आपके सामने मान लीजिए आपका देश जापान है और आपका बौद्ध धर्म है, और उसमें भी विकट स्थिति इसी बात की है कि एक को मार करके या मरने के पर ही जो है दूसरे को बचाया जा सकता है। तब आप क्या करेंगे? तो वो तुरंत मैंने जरा उससे भी कम वो समय लगाया और तड़ाक से उसने जवाब दिया कि हम अपने तुरंत बौद्ध धर्म को मार करके अपने देश जापान को बचाएंगे। इसी भावना की जरूरत है कि हमारा जो देश, मतलब कि वो उसके लिए बौद्ध धर्म का महत्व अपने पिता से भी ऊपर है, देश का महत्व बौद्ध धर्म से भी ऊपर है। आज इसी की आवश्यकता है कि हमारा जो ये प्यारा मुल्क भारतवर्ष है, हमारे हिंदू सनातन से भी ऊपर है, हमारे वेद पुराण
गीता, रामायण, हमारे कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब उससे भी ऊपर है। हमारे जो ईश्वर की जो मान्यताएं हैं, हमारे खुदा और अल्लाह की जो मान्यताएं हैं, हमारे जो है गॉड और वाहिगुरु की जो मान्यताएं हैं, उससे भी ऊपर है। ये समझने की आवश्यकता है। तो जहां पर ये आवश्यकता है वहां पर ये कुचक्र चला रहा है ये पुष्पेंद्र कुलशेष कि नहीं हिंदू सनातन फलाने ने, वो जो हमारी भारत राष्ट्र की जो नींव है उसको खोदने में लगा हुआ है, जीएनपीसी और वाम दलों के इशारे पर, उसकी फंडिंग पर। यह देश जो है वो समझ जाए बिल्कुल। और इसीलिए वो हर एकता की अवधारणा का वो मजाक और हंसी उड़ाता है। और ऐतिहासिक रूप से जिन्होंने इस देश में सुधार किया, कभी भी वो राजा राम मोहन राय का नाम नहीं लेता है। जिन्होंने जो माने हिंदू सनातन में जो सती प्रथा थी उसका अंत किया, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, और ज्योतिबा फुले के साथ सावित्री फुले भी थी कोई, या पता नहीं थी या नहीं। तो ये सब जो है वो समाज सुधारक थे। इनका नाम कभी नहीं लेता हो। हमारे देश में तमाम संत, रामकृष्ण परमहंस, नानक और कबीर, सूफी संत, इनका नाम कभी नहीं लेता। हमारे यहाँ जो संत के तुल्य वो कभी भी रहे हैं, तुलसीदास, रहीमदास, सूरदास, रस खान, इनका भी नाम नहीं लेता। मतलब कि वो विभूतियाँ, वो शक्तियाँ, वो माने वो हस्तियाँ या महान आत्माएं जिन्होंने इस देश में एकता के लिए, भारतीय भाईचारा के लिए और यानी दुआबी संस्कृति के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए अपना खून पसीना सींचा है, उसका नाम भी ये पुष्पेंद्र कुलशेष गिरोह नहीं लेता। और बात जो है वो सिर्फ जो है पुष्पेंद्र कुलशेष की नहीं है। उसी तरह से असदुद्दीन जो ओवैसी का गिरोह है, और उसी प्रकार और भी गिरोह होंगे। हम नहीं कहते हैं, छोटे मोटे जो है इस्लाम आस्था से भी होंगे, लेकिन इस्लाम आस्था से इस तरह के जो कट्टरवादी किस्म के हैं या विध्वंसक तत्वों का जो गिरोह होगा या जो भी होगा, इसके विषय में भारतीय जनता के दल ने बहुत पहले बताया हुआ है कि ये जीएनपीसी के द्वारा जो है वो पाले गए तत्व होते हैं, जिनका इस्तेमाल जब भी कोई हिंसा फैलानी होती है, जब भी कोई विध्वंस करना होता है, तो इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है केजरीवाल ने ऐसे ही तत्वों का ताहिर हुसैन और अमनतुल्लाह जैसे लोगों से वो इस तरह का हिंसा करवाया, यही है। लेकिन पुष्पेंद्र कुलशेष जैसे लोग, अब बीजेपी और मोदी जैसे लोग ताहिर हुसैन और अमनतुल्लाह पर ही जो है पूरा केंद्रित करेंगे, लेकिन जो उसका किंग पिन है केजरीवाल को बचाएंगे। ये मानसिकता हमारे देश के लिए बहुत ही घातक है। इसी मानसिकता को ध्वस्त करने की आवश्यकता है। यदि इस राष्ट्र को बचाना है तो, भारतीय एकता लाना है तो, और अपने मुल्क को मजबूती देना है तो, और अपने राष्ट्रीय गौरव की रक्षा करनी है तो इसीलिए बार बार ये जो कहा जाता है, इसके पीछे एक मर्म है, एक कारण है कि इन सारी शक्तियां जो हैं, जो राजनीतिक दलों के वेश में है किसी न किसी रूप में, उनको ईवीएम मशीन पर
जो एक होकर के भारतीयता के आधार पर एक होकर के उनको नष्ट में नाबूद करिए। अभी भी जो अब आगे आने वाले एपिसोड में बताया जाएगा, अभी भी भारतीय समाज के कुछ तबके अभी भी पीछे हैं, जो कि भारतीय एकता में भारतीय एकता की भागीदारी में अभी भी वो संकोच कर रहे हैं, पीछे हैं। उनमें खास करके सबसे बड़ा है बौद्धिक वर्ग, फिर अपना ये व्यापारिक वर्ग, फिर ये ठाकुर, क्षत्रिय और राजपूत कहे जाने वाले। अब इन कुछ हैं जो किसमें शरीक हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ जो बाकी हैं या उनकी बात की जा रही है। और हमारे ठाकुर, क्षत्रिय और राजपूत कहे जाने वाले, जो हमारे कहे जाने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, हम हमारे भारतीय समाज के, उसी प्रकार हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले जो भारतीय भाई बहन हैं अपने भारतीय समाज के, इन तबकों से जो है मैंने पूरी अभी भागीदारी अभी होनी बाकी है। लेकिन भारतीय जनता के दल ये कह रहा है उनसे कि राष्ट्र का महत्व उनके लिए भी है, इसमें जरा भी संकोच न करें, इसमें वो पीछे न रहें। आज नहीं तो कल वो भी इस बात को समझेंगे। लेकिन देरी क्यों? ये देश अब पहले से ही जो है 17 सालों से ये भुगत चुका है भारतीय एकता के अभाव में। भारतीय एकता को तोड़ने वाली ये जो है ये सारी शक्तियाँ। राष्ट्रवाद की बात है, ये जो है भारतीय एकता से बढ़कर के कोई राष्ट्रवाद हो नहीं सकता। भारतीय एकता सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। अब इस भारतीय एकता के राष्ट्रवाद के आगे इनका जो बीजेपी वालों का जो झूठा राष्ट्रवाद है, उसको जनता समझ रही है। इसीलिए जनता कहा जा रहा है कि इनकी ईवीएम मशीन पर इनको नष्ट में नाबूद करने का बिल्कुल दृढ़ निश्चय करिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।